सुबह 7 बजे मैंने अपने मोबाइल फोन पर दीदी की आवाज सुनी। फरमान मैं खैरियत से पहुंच गई और साहिल से बहुत दूर हूँ। कास्त्रो और उसके आदमियों की दस्तरस से कई किलोमीटर दूर निकल आई हूँ। तुम उसकी फैमिली को छोड़कर उस कोठी से चले जाओ। जहाँ से मीरपुर खास या ठट्ठा वगैरह जो भी शहर करीब पड़ेगा, वहाँ मैं तुम्हारा और पूजा का इंतजार करूंगी। मैं पूजा के साथ उस कोठी से बाहर आ गया। पूजा ने कहा हमने अपने लिए दूसरा कॉटेज खामखा किराए पर हासिल किया था। सारी रात इसी कोठी में गुजर गई। वो बोली और अब भी नींद पूरी करने के लिए हम इस कॉटेज में नहीं जाएंगे। कास्त्रो यहाँ का बाअसर स्मगलर है। उसकी बीवी लीजा पूरे शहर की पुलिस को हमारी तलाश में लगा देगी। यहाँ से अभी चलो। हमने कॉटेज से अपना सफरी बैग लिया, फिर वहाँ से दूर जुनूबी साहिली शहर कोलाबा की तरफ एक बस में बैठकर जाने लगे। हमने टैक्सी या रेंटेड कार में जाना मुनासिब नहीं समझा। बस की सीट से टेक लगाकर हम दोनों एक दूसरे के सर से सर मिलाकर सोते रहे और सफर करते रहे। दिन के 11 बजे कोलाबा पहुंचकर एक मामूली से होटल में कमरा लिया। वहाँ गुस्ल करके लिबास बदल कर ताजा दम हो गए। कमरे में नाश्ता मंगवा कर पेट पूजा की। मैंने कहा हमें यहाँ भी घूम फिर कर मालूम करना होगा कि यहाँ से किस तरह पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके में पहुँच सकते हैं। वो बोली मालूम कर लेंगे, जल्दी क्या है। मैंने कहा वहाँ दीदी हमारा इंतजार कर रही होगी। वो बोली शाम को बाहर जाएंगे। यहाँ गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। तमाम रात क्लब और शराब खाने खुले रहते हैं। हमें आधी रात तक बहुत सी अहम मालूमात हासिल हो जाएंगी। मैंने कहा मालूम होता है कि तुम बहुत थक गई हो, क्या नींद पूरी नहीं हुई। वो बोली बस इतनी हिलती और डगमगाती जा रही थी कि बार बार आंख खुल जाती है। तुम्हें पता है हम दोनों सर से सर जोड़कर सोए रहे थे। मैंने कहा मैं तो बेखबर सो रहा था। हम रात के 8 बजे होटल से बाहर आए। दुकानें, रेस्तोरां, क्लब और शराब खाने जाग रहे थे। वहाँ का लोक रक्स और गीत पेश करने वाले भी नशा आवर रंगीनियां पैदा कर रहे थे। हम अपनी मतलूबा मालूमात हासिल करने के लिए समंदर के साहिल पर आए। जगह जगह सयाह मर्दों और जवान औरतों का मेला सा लगा हुआ था। हम उनके दरमियान से गुजरते हुए मच्छरों की बस्ती की तरफ आए। मछलियां पकड़ने वाले रात को जाल और कश्तियां लेकर समंदर में जाते हैं और जाने से पहले नाचते गाते और देसी शराब पीते हैं। बाज माहीगीर इतनी ज्यादा पी लेते हैं कि नशे में भारतीय समंदरी सरहद पार करके पाकिस्तान के साहिलों तक चले आते हैं। पाकिस्तान के माहीगीर भी कुछ ऐसी ही हरकतें करते हैं। शराब के नशे में गलती से भारत के साहिली इलाके में आकर गिरफ्तार हो जाते हैं। इस तरह ये इल्जाम दिया जाता है कि भारत के समंदरी हिस्से में आने वाले माहीगीर नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस होते हैं। एक जगह 4 बड़ी कश्तियां रेत पर नजर आईं। वो कश्तियां आधी रात से पहले समंदर में जाने वाली थी। एक कश्ती पर कोई शख्स बैठा हुआ था। उसने आवाज दी बाबूजी इधर आओ, चांदनी रात है, समंदर में सैर करने का बड़ा मजा आता है। हम उसके करीब आए। मैंने पूछा क्या ये समंदर में सैर करवाने वाली कश्तियां हैं। वो बोला जी बाबूजी 1 घंटे के 20 रुपए लगते हैं। अगर आप 2 हैं तो 40 रुपए देने होंगे। मैंने कहा हमें कितनी दूर तक ले जा सकते हो। किराए की फिक्र न करो, जितने भी घंटे गुजरे, जितनी भी रकम बने उससे ज्यादा ही दूंगा, मगर हमें बहुत दूर तक जाना है। उसने कहा साफ बोलो ना बाबूजी, पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा यही समझ लो, चलोगे। वो बोला चारों तरफ बंदूक ही बंदूक न होती तो ले चलता। आप इन ससुरी बंदूकों को हटा दें, फिर गीत गाते चलेंगे, हैया हु हैया जोर लगा के भैया। मैंने चौंक कर देखा। उन 4 कश्तियों के पीछे से उभरने वालों के हाथों में राइफलें, रिवॉल्वर और क्लैशनकोफ थी। पूजा ने परेशान होकर देखा। हमें घेरने वाले रेत पर रेंगते हुए पीछे से भी आए थे। रेत के बायस हमें उनकी आहट भी न मिली। कश्ती पर बैठे हुए शख्स ने कहा बाबूजी कहाँ समंदर में डूबने जाएंगे, हमरे मेहमान बन के चलो, मौज करोगे। ये हम जानते हैं कि तुम्हारे पास भी हथियार है, मगर जरा बुद्धि से काम लेना। हिलोगे तो चारों ओर से गोलियों की बरसात होने लगेगी। एक राइफल बरदार मेरे पास आया। लिबास की तलाशी लेकर उसने मेरा रिवॉल्वर ले लिया। दूसरा शख्स पूजा की तलाशी लेना चाहता था। वो फौरन मेरे पास आकर बोली खबरदार मुझे हाथ न लगाना, मेरे पास टीटी है, मैं खुद अपने लिबास से निकाल कर दे रही हूँ। वो बोला हम क्या जाने तुम्हारे पास एक ही टीटी है, दूसरा हथियार भी हो सकता है, हम तुम्हारे कपड़े के अंदर जरूर देखेंगे। मैंने कहा बेगैरती की बातें न करो, हम हथियार फेंक रहे हैं, खुद को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं, उसके बावजूद एक पराई औरत के लिबास की तलाशी लेना चाहते हो। वो बोला भाई तुमने तलाशी दे दी, इसको भी तलाशी देने दो, नहीं तो इसको गोली मार देंगे। दूसरे ने कहा मार दो गोली, शिल्पा रानी ने कहा था सिर्फ फरमान को लाओ, किसी और की जरूरत नहीं। मैंने पूजा के सामने ढाल बनकर कहा इस पर गोली न चलाना वरना मैं मरते मरते भी तुम सबको मार डालूंगा। तुम्हारी
باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شلپا یہ دشمنی کر رہی ہے. مجھے موبائل فون کے ذریعے اس سے بات کرواؤ. وہ بولا تو پھر بات کرو, ہم تمہاری لیلا کو تھوڑی دیر زندہ رہنے دیں گے. میں نے موبائل نکال کر شلپا کا نمبر پوچھا, پھر وہ نمبر پنچ کیے. رابطہ ہونے پر اس کی آواز سنائی دی. میں نے کہا میں فرمان بول رہا ہوں. دوسری طرف سے شلپا کا قہقہا سنائی دیا. پھر وہ بولی تم نے میری ایک ٹانگ پر گولی ماری تھی, وہ زخم بھر چکا ہے, لیکن میرے اندر کا زخم تب بھرے گا جب میں تمہیں زندہ رکھ کر روز زخم دیتی رہوں گی اور ان زخموں پر نمک چھڑکتی رہوں گی. تم چیختے چلاتے رہو گے, اپنے لیے موت مانگتے رہو گے اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی. میں نے کہا یہ کیوں بھول رہی ہو کہ تمہارا باپ میری امی کے زیر علاج ہے. تم مجھ سے انتقام لوگی تو تمہارے باپ کا کیا انجام ہوگا. وہ بولی جب تمہاری ماں اور گاڈ فادر ہاشم وغیرہ کو معلوم ہوگا کہ میں نے تمہیں قید کیا ہے اور انتقام لے رہی ہوں, تب میرے ڈیڈی کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا. یہ کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں نے تمہیں قیدی بنا رکھا ہے. تمہاری گمشدگی کا الزام بھارتی حکومت پر یا را والوں پر آئے گا. تمہاری ماں اور ہاشم اس وقت تک میرے ڈیڈی سے دشمنی نہیں کریں گے جب تک تم انہیں نظر نہیں آؤ گے اور روز روز زخم کھاتے کھاتے مر جاؤ گے. تب تک میں اپنے ذرائع سے اپنے کئی حمایتی گاڈ فادرز کی مدد سے ڈیڈی کو ہاشم کے چنگل سے نکال کر اپنے خفیہ اڈے پر لے آؤں گی. میں نے کہا جو تم کرنا چاہتی ہو کرو, لیکن پوجا کو ہلاک نہ کرو, اسے جانے دو, اس سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں. شلپا نے کہا اسے زندہ چھوڑ دوں تاکہ یہ تمہاری ماں اور ہاشم کو بتا دے کہ تم میری قید میں ہو. اسے تو مر جانا ہے اور ابھی مرنا ہے, تمہیں تو میرے قدموں میں آنا ہے اور ابھی آنا ہے. اس نے فون بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس موبائل فون کی آواز سنائی دی. اس نے فون آن کر کے کان سے لگا کر کہا ہیلو کون. دوسری طرف سے شلپا نے کہا وقت ضائع نہ کرو, وہاں را کے جاسوس پہنچ سکتے ہیں. پوجا کو ختم کرو اور فرمان کو لے آؤ. آدمی بولا میں ابھی آپ کی آگیا کا پالن کر رہا ہوں. اس نے فون بند کر کے اپنے تمام مسلح افراد کو دیکھا, پھر کہا ہماری شلپا رانی کا حکم ہے, اس چوکریا کو ختم کر دو, مار دو گولی. میں نہیں کہہ کر پوجا کو چھپانے کے لیے اس سے لپٹ گیا. وہ بولا خبردار, حکم ہے کہ فرمان کو کوئی گولی نہ مارے. دشمن چاروں طرف تھے اور میں پوجا کے آگے ڈھال بن کر اسے بازوؤں میں چھپا رہا تھا. ایک گولی چلی تو پوجا کے حلق سے چیخ نکلی, پھر دوسری گولی چلی. دونوں گولیاں اس بیچاری کی پشت پر لگی تھیں. ایسے وقت نہ تو عقل کام آتی ہے اور نہ کسی طرح جان بچائی جا سکتی ہے. میں اسے گولیوں سے بچانے کے لیے پشت کی طرف آیا تو آگے سے چلنے والی گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں پیوست ہونے لگی. وہ بے جان ہو کر گرنے لگی. میں نے اسے سنبھال کر ریت پر لٹا دیا. میرے اندر غصے کا آتش فشاں پھٹ رہا تھا. میں کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص پر چھلانگ لگا کر اسے گرفت میں لے کر نیچے ریت پر آ گرا. اس کی گردن دبوچنے سے پہلے ہی وہ چیخ کر بولا اس کو گولی نہ مارنا. وہ آگے نہ بول سکا. میں نے اس کی گردن دبوچ لی, پھر اسے مارنا چاہتا تھا. پیچھے سے کئی مسلح افراد کلاشنکوف اور رائفلوں کے بٹ سے میرے سر پر اور جسم کے دوسرے حصوں پر ضربیں لگانے لگے. کوئی اور وقت ہوتا تو بے ہوش ہو جاتا یا مر جاتا. میں اٹھ کر ان پر خالی ہاتھوں سے حملے کرنے لگا. وہ بھی مار کھا رہے تھے, میں بھی لہو لہان ہو رہا تھا. میرے خالی ہاتھوں اور لاتوں کے حملے ان کے لیے ایسے زبردست تھے کہ وہ بھی لہو لہان ہو کر گرتے جا رہے تھے اور سنبھلتے جا رہے تھے. آخر ایک بڑا اور مضبوط جال مجھ پر پھینکا گیا. میں اس میں الجھ کر رہ گیا. جدھر سے جال اٹھا کر نکلنا چاہتا تھا ادھر سے کئی افراد حملے کرتے تھے. رائفلوں کے دستے کی ضربیں معمولی نہیں ہوتی. ایک یا دو ہی حملوں میں مار کھانے والا چکرا کر گر پڑتا ہے. پتہ نہیں مجھ پر کتنے حملے ہو چکے تھے. سر سے بہنے والا خون آنکھوں میں بھر گیا. میں دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا. مجھ پر حملے کرنے والے تھک کر ہانپ ہانپ کر گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی ہے یا گینڈا, سالہ فولاد ہے, نہ مرتا ہے نہ گرتا ہے. آخر میں انسان تھا. بے دم سا ہو کر گر پڑا. بے ہوشی طاری ہونے تک میں نے پوجا کے بے جان جسم کو محسوس کیا. میں اس پر گرا ہوا تھا. وہ بے جان سی تھی. مجھے اس پر سے اپنا بوجھ ہٹانا چاہیے تھا, لیکن مجھ میں ہلنے کی سکت نہیں رہی تھی. یہ ہوش بھی نہ رہا کہ جہاں تھا وہیں پڑا رہ گیا ہوں یا نامعلوم کس عالم نامعلوم میں پہنچا ہوا ہوں. ایک دن گزر گیا, ایک رات گزر گئی, پھر دوسرا دن بھی گزرنے لگا. راجا کوما میں پڑا رہا. وہ آدھا مر چکا تھا لیکن اس کی میت نہیں اٹھائی جا سکتی تھی. وہ زندہ بھی تھا لیکن یوں جینے کو زندگی گزارنا نہیں کہتے. ٹینا اس پر ایسا حملہ کر کے فرار ہوئی تھی کہ وہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا. اپنے جان سے زیادہ عزیز دوست حمزہ کو بھی اپنی موت کا یقین دلا رہا تھا, نہ زندہ رہنے کی امید دلا رہا تھا. حمزہ اپنے غصے اور بے چینی پر قابو پاتا آ رہا تھا لیکن قوت برداشت جواب دے
दे रही थी। वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पर कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना चाहता था कि खुफिया हाथ के हाथों के भी तोते उड़ जाते, लेकिन बड़ी मजबूरी थी। वो राजा को तन्हा छोड़कर जाना नहीं चाहता था और जवाबी कार्रवाई के लिए लाजमी था कि वो एक जगह से दूसरी जगह बदलता रहता। राजा को अटेंड करने वाले तमाम डॉक्टर्स यकीन दिला रहे थे, बार बार तसल्लियां दे रहे थे कि अल्लाह ने चाहा तो वो कोमा से निकल आएगा। इंजेक्शन के जरिए उसे बड़ी मौसर दवाएं दी जा रही थी। हमजा ने मोबाइल फोन के जरिए खुफिया हाथ के सेक्रेटरी से कहा, तुम्हारा साहब जब जीत के नशे में होता है तो अपने मुखालिफिन से बातें नहीं करता। उसे कहो मैं उसका नशा उतारने वाली बात कहना चाहता हूँ। अगर वो बात न करना चाहे तो उससे कह देना कि मेरे वतन से अपने सिफारत खाने के एक एक कुत्ते को 12 घंटे के अंदर वापस बुला ले, वरना यहाँ से सब के सब ताबूत में जाएंगे। सेक्रेटरी ने कहा, आप होल्ड करें, मैं सर को आपका पैगाम दे रहा हूँ। हमजा ने इंतजार किया, फिर खुफिया हाथ की आवाज सुनाई दी, हेलो मिस्टर हमजा, सेक्रेटरी ने तुम्हारा बारूद भरा पैगाम दिया है। तुमने धमकी दी थी कि मैंने तुमसे बात न की तो मेरे सिफारत खाने में जितने अफराद हैं तुम उन सब के ताबूत वहाँ से भेजोगे। मैं मानता हूँ जो तुम कहते हो वो कर गुजरते हो, इसलिए फौरन तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या अब भी मेरे सिफारत खाने के अफराद को नुकसान पहुँचाओगे? हमजा ने कहा, नहीं, तुम बात कर रहे हो इसलिए धमकी वापस लेता हूँ। मुझे तुम्हारे सिफारत खाने के अमले से दुश्मनी नहीं है। खुफिया हाथ ने कहा, क्या मुझसे दुश्मनी है? हमजा ने कहा, ऐसी दुश्मनी है जैसे मौत को जिंदगी से होती है। मैं पहले से खबरदार कर रहा हूँ, अपनी खुफिया रिहाइश गाह बदल डालो। जिस दिन राजा कोमा से बाहर निकलेगा मैं उसके दूसरे दिन तुम्हारी मौत बनकर पहुँच जाऊंगा। मेरा भी ये कमाल देखो कि मैं किस तरह तुम्हारे खुफिया अड्डे का सुराग सिर्फ चंद घंटों में लगाऊंगा। खुफिया हाथ ने कहा, मैं ये भी मानता हूँ, तुमसे दुश्मनी के बावजूद तुम्हारी सलाहियतों को तस्लीम करता हूँ। मैंने तुम्हें जांबाजों की फौज से और मुख्तलिफ अहम जराए से महरूम किया था। तुमने चंद घंटों में पहले से ज्यादा जांबाजों की फौज और अहम जराए पैदा कर लिए। ये तुम्हारी मर्दानगी है कि तुमने मेरे खुफिया अड्डे तक पहुंचने की पेशगी इत्तला दे दी। मैं जरूर अपनी रिहाइश गाह बदल दूंगा। वैसे मेरी एक बात पर ठंडे दिमाग से गौर करो, अपने उसूलों में जरा सी लचक पैदा करके मुझसे दोस्ती करो। मैं वादा करता हूँ कि मौजूदा जरखरीद सियासतदानों को ठोकरें मारकर तुम्हारे मुल्क को खुशहाल बना दूंगा। हमजा ने कहा, तुम जिस दिन कौमी खजाने लूटने वाले कर्ज नादहिंदगान से तमाम रकम वसूल करके पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक की मोहताजी से निजात दिलाओगे और खुफिया एजेंसियों के जरिए तखरीबकारी और दहशतगर्दी खत्म करवाओगे, उस दिन सबसे पहले मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। खुफिया हाथ ने कहा, तुमने 2 अहम मामलात पेश किए हैं, इन मामलात पर तफसीली मुज़ाकरात की जरूरत है। हमजा ने कहा, सियासी मुज़ाकरात अवाम को बहलाने और धोखा देने के लिए होते हैं। तुम अभी तन्हा हो, आईने के सामने बैठोगे तो 1 से 2 हो जाओगे। एक दूसरे से मुज़ाकरात करके मेरे वतन को खुशहाल बनाने का दावा पूरा करो, फिर हमारे दरमियान कभी दुश्मनी नहीं होगी। उधर से फोन बंद कर दिया गया। हमजा ने अपने फोन को तंजिया अंदाज में ऐसे देखा जैसे खुफिया हाथ को झंझलाते हुए देख रहा हो। फिर वो फोन को बंद करके खिड़की के पास आया। कोठी के बाहर दाएं बाएं और सामने 4 आदमी इधर से उधर टहल रहे थे। वो सब अपने ही जांबाज थे। उन्होंने अपने लिबासों के अंदर असलहा छुपा रखा था। उसने जान मोहम्मद को बुलाकर कहा, मुझे सामने अपने ही लोग नजर आ रहे हैं, क्या तुम कोठी के पीछे अपने जांबाजों को देखते रहते हो? वो बोला, जी हाँ, मैं कोठी के अंदर हर तरफ जाता हूँ और हर खिड़की के बाहर अपने लोगों को पहचानता रहता हूँ। जान मोहम्मद के हाथों में खाने की ट्रे थी। उसने कहा, ये आपके लिए है। हमजा ने कहा, हम दोनों के लिए है, हम यहाँ साथ रहते हैं और साथ खाते हैं। तुम खाना शुरू करो, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। जब तक मैं बाथरूम में रहूं तुम इसी कमरे में रहोगे। उसने जाते हुए परेशानी से राजा को देखा। दौड़ने वाले, शिकार पर झपटने वाले और हरदम एक्शन में रहने वाले शेर को बेहिस्सो हरकत देखकर बड़ा दुख होता। यही उम्मीद रहती कि वो किसी वक्त भी कोमा से निकल आएगा। उसने एक गहरी सांस लेकर बाथरूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर पहले उसने एक शैतान को भी चैलेंज किया था और दोस्ती की पेशकश को ठुकराया भी नहीं था, लेकिन दोस्ती करने के लिए सिर्फ 2 शराइत पेश की थी। वो शराइत ऐसी थी कि जिन्हें पूरा करने के बाद पाकिस्तान में शैतान की शैतानियत कमजोर पड़ जाती, और ये उसे कभी मंजूर नहीं था। ये हकीकत है कि शैतान अपनी चालबाजियों से बाज आ जाए तो फिर दुनिया में जराइम और गुनाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, जबकि बुराइयां कयामत तक खत्म नहीं होती। हाँ, कुछ कम जरूर हो जाती हैं। वो 15 या 20 मिनट के बाद बाथरूम का दरवाजा खोलकर कमरे में आया तो उसके दिमाग को झटका सा लगा। मेज और कुर्सी पर बैठकर खाने वाला जान मोहम्मद फर्श पर बेजान पड़ा हुआ था।
था। उसकी बाछों से लहू की धार बह रही थी, उसकी पुश्त से भी खून बह रहा था। किसी ने खुले हुए दरवाजे के बाहर से साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से उसे गोली मारी थी। उसने सर घुमाकर बिस्तर की तरफ देखा तो दिमाग को दूसरा झटका लगा। राजा नवाज बिस्तर पर नहीं था। वो कोमा में रहने वाला खुद जरा सा हिल नहीं सकता था। यकीनन कुछ लोग उसे उठाकर ले गए होंगे। वो दौड़ता हुआ खिड़की के पास आया। बाहर उसके 3 जांबाज जमीन पर पड़े हुए थे जैसे सो रहे हों। वो फर्ज की अदायगी के दौरान में सो नहीं सकते थे। बात समझ में आ गई, वो भी मर चुके थे। हमजा एक हाथ में अपना रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में जान मोहम्मद का टीटी लेकर दौड़ता हुआ मोहतात अंदाज में कोठी के पिछले हिस्से की तरफ आया। वहां दरवाजे को खोल कर देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर उसने दौड़ते हुए अहाते की दीवार की दूसरी तरफ देखा। वहां भी 2 जांबाज जमीन पर पड़े हुए थे। बड़े मुनज्जम तौर पर हमला किया गया था। हमला करने वालों ने अपने हथियारों में साइलेंसर लगाकर फायरिंग की आवाज के बगैर तमाम जांबाजों को गोलियों से हलाक किया था। हमजा को एक भी फायर की आवाज सुनाई नहीं दी थी और वो हमला करने वाले राजा को स्ट्रेचर पर डालकर कहीं ले गए थे। वो गली में दौड़ता हुआ मेन रोड पर आया। वहाँ एक मोची बैठा हुआ एक जूते में कीलें ठोक रहा था। उसने पूछा, क्या यहाँ से कोई एम्बुलेंस या कोई बड़ी सी गाड़ी गुजर कर गई है? मोची बोला, हाँ जी, थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस यहाँ से गई है। हमजा ने पूछा, कहाँ गई है? वो एक उंगली से कज़ाफी स्टेडियम की तरफ इशारा करते हुए बोला, उधर गई है। हमजा वहाँ खड़ा गुजरने वाली गाड़ियों को बेचैनी से देखने लगा। फिर एक खाली टैक्सी नजर आई। उसने टैक्सी को रोककर अगली सीट पर बैठते हुए कहा, कज़ाफी स्टेडियम चलो। टैक्सी उधर चल पड़ी। हमजा के बार बार इसरार पर ड्राइवर रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। स्टेडियम पहुंचकर उस रास्ते से गुजरने के दौरान में कोई एम्बुलेंस नजर नहीं आई। आगे मेन रोड पर मुड़ना था। उसी मोड़ पर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, जबकि वहाँ न कोई मकान था और न अस्पताल। ऐसी जगह उस एम्बुलेंस को गैर जरूरी समझकर छोड़ा गया होगा। हमजा ने कहा, रफ्तार कम करो, इस एम्बुलेंस के करीब से धीरे धीरे चलो। ड्राइवर ने उसकी हिदायत पर अमल किया। उस एम्बुलेंस के करीब से गुजरते हुए उसने देखा, उसका पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अंदर न कोई मरीज था और न मरीज को ले जाने वाले थे। एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर भी कोई न था। हमजा ने सोचा, इसी एम्बुलेंस में राजा को लाया गया है। यहाँ इसे रोककर गाड़ी तब्दील की गई है। वो लोग राजा को किसी दूसरी गाड़ी में ले गए हैं, लेकिन किस गाड़ी में ले गए हैं और कहाँ ले गए हैं? उसने ड्राइवर को टैक्सी रोकने के लिए कहा। दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर दाएं बाएं देखने लगा। दुश्मन मॉडल टाउन और कोट लखपत के रास्ते पर जा सकते थे और दाएं तरफ यूनिवर्सिटी कैंपस के रास्ते से गुजरकर मुल्तान रोड पहुंचकर आगे किसी वीराने में राजा को ले जा सकते थे। उसने फिर टैक्सी में बैठकर कहा, मुल्तान रोड चलो। हमेशा एक्शन में रहने वाला राजा एक्शन से महरूम था। उसका नाम सुनकर दुश्मन समझ लेते थे कि वो सिर्फ ताकत से ही नहीं, अपनी चालबाजियों से भी दुश्मन को मात दे देगा। टीना ने एजेंसी के खास मातहतों को अच्छी तरह समझा दिया था कि राजा को उसकी कोठी से निकाल कर लाते वक्त कामयाब हो जाने की खुशफहमी में कभी न रहना। राजा और हमजा अक्सर मुखालिफिन की कामयाबियों को अचानक नाकामियों में बदल देते हैं। राजा को बड़ी कामयाबी से ले जाने वाले मोबाइल फोन के जरिए टीना को बता रहे थे, मैडम, हमने उनके तमाम जाननिसारों को साइलेंसर लगे हुए हथियारों से मार डाला है और राजा को आपके पास ला रहे हैं। टीना ने पूछा, इतनी आसानी से कैसे ला रहे हो? क्या वहाँ वो खतरनाक दरिंदा हमजा नहीं था? उसके आदमी ने कहा, वो मौजूद था। हमने बाथरूम के दरवाजे को हौले से खोलने की कोशिश की, पता चला कि वो अंदर से बंद है। हमने सोचा बाथरूम के अंदर भी उसके पास हथियार हो सकता है, उससे टकराना मुनासिब नहीं है, लिहाजा हम बड़ी खामोशी से राजा को वहाँ से उठा कर ले आए। टीना ने कहा, तुमने हमजा से न टकरा कर दानिशमंदी की है। वैसे उसके बाथरूम के अंदर बंद रहने में कोई चाल हो सकती है। क्या तुमने राजा के चेहरे को चेक किया है? वो राजा की डमी हो सकता है। किसी दूसरे का मास्क राजा को पहना कर धोखा दिया जा सकता है। आदमी ने कहा, मैडम, हम उसके चेहरे को अच्छी तरह चेक कर चुके हैं, उसके चेहरे पर मास्क नहीं है। हम असली राजा नवाज को ला रहे हैं। टीना ने कहा, ठीक है, खुफिया अड्डे पर ले आओ, मैं वहाँ से दूर रहूंगी और खुफिया अड्डे की निगरानी करती रहूंगी। ये लोग बहुत चालाक हैं। ये हमजा की साजिश हो सकती है कि राजा को मेरे अड्डे पर पहुंचाया जाए और वो ताक़ुब करता हुआ यहाँ पहुंच जाए। मैं मुतमईन होने के बाद यहाँ आऊंगी। राब्ता खत्म हो गया। राजा को ले जाने वाली टीम के लीडर ने अपने साथियों से कहा, पीछे तवज्जो से देखते रहो, हमजा हमारे ताक़ुब में आ सकता है। मैडम ने बहुत मोहतात रहने की ताकीद की है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।